अब जो मैं क्लास लूंगा अभी, ठीक है, वो सुबह वाली क्लास ही लूंगा, इंडियन पॉलिटी की क्लास लूंगा अभी। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक काम बोला था कि जितने भी एक्ट, अच्छा खास करके ना जो हमारा एग्जाम, जो आपने सिलेबस शेयर किया था ना अंजलि, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो आपने मुझे सिलेबस भेजा था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस भेजा था परटेनिंग टू पॉलिटी, उसमें एक टॉपिक आपने देखा भाई, टॉपिक है प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का क्या लिखा हुआ है शाबाश? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। 1947 से पहले, 1947 से पहले जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब जो डिफरेंट एक्ट पास किए गए हमारी सरकार के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। जैसे मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हो जाओ, फिक्स इंडिया एक्ट 1784 से शुरू हो जाओ, चलते जाओ कहां तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक पहुंचो। उसके बाद आप कहां पहुंचते हो जी? उसके बाद हम बात करते हैं किसको लेके, अगस्त आफर को लेके बात करते हैं, क्रिप्स मिशन को लेके बात करते हैं और कैबिनेट मिशन प्लान को लेके बात करते हैं। वही आपके सिलेबस के हिसाब से वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और यही टॉपिक जो है वो हम भी हिस्सा है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी हिस्सा है। इंडिपेंडेंस एरा का, प्री इंडिपेंडेंस एरा की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो भाई देखो इसकी इंपॉर्टेंस, देखो जी इन सब एक्ट्स की इंपॉर्टेंस है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो है ही है, पॉलिटिक में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने फॉर्म भरा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेकेपीएससी जिसको कंडक्ट करेगी, तो ये सारे के सारे एक्ट उस एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो डू प्रैक्टिसाइज, अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया है बड़े दिनों से, प्लीज रिवाइज दीज कंसेप्ट, दीज इन कंसेप्ट को क्या करो आप लोग रिवाइज करो। ठीक है, आपका ये वाला टॉपिक प्री इंडिपेंडेंस एरा का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और करूंगा अंजलि, जो पॉलिटी इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में जिसका बेसिकली मेंशन है, वो उनका कहना है कि फोकस करो ऑन जम्मू एंड कश्मीर, फोकस करो ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जो भी आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ोगे इंडिया का, विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैंने पढ़ाया हुआ है क्या वाला, जो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1989, इसका जो अभी अमेंडमेंट है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है भाई, इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, इसके शेड्यूल्स को हैं, शेड्यूल कितने हैं, जैसे 5 शेड्यूल्स हैं, पहला शेड्यूल क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा हूं, हम पढ़ेंगे बात और कहूंगा, खास करके अंजलि शायद रजिस्ट्रार का एग्जाम होगा, जो पॉलिटी मैं पढ़ाने वाला हूं वो पॉलिटी ब्रॉडर सेंस में है जी, वो कंप्लीट पॉलिटी जो है। अब आपको ना उसमें से जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे ना, उसका पैरेलल कंसेप्ट अपने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो पॉलिटी जो मैं पढ़ाऊंगा और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में जो उन्होंने मेंशन है, वो मतलब उसका एक स्मॉलर वर्जन कह सकते हो आप लोग, एक नैरो वर्जन है जी पॉलिटिकल सिस्टम का, जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ोगे शाबाश, जो भी आर्टिकल्स जहां पे मैं डिस्कस करूंगा,
आप लोगों का एक काम करना है, जो आप लोग अपने लेवल पे देख लो। जैसे मैं बात करूंगा आर्टिकल 19 की बात कर, आर्टिकल 21 की बात करूंगा। जैसे आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो आपने देखना है कि ऐसा कोई आर्टिकल जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसको लेके बात करता है या नहीं करता जी? ठीक है, तो आपने उस हिसाब से अपने एग्जाम की क्या करनी है, प्रेपरेशन करनी है। जो आर्टिकल होगा इस पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते पढ़ते अपने अपने लेवल पे उसको देखना है कि उसका कारण अंडर विच आर्टिकल जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन या 19 जो है वो बात करता है। ठीक है, अब एक बात और कहूंगा, जो जेके एसएसबी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आप लोग इस जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसका बड़ा बोलबाला चल रहा है, अक्सर न्यूज में रहता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो डीलिमिटेशन कमीशन को आप अपने लेवल पे भी क्या करो, स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो आएगा, जब मेरा टॉपिक आएगा, जब मैं डीलिमिटेशन कमीशन में पहुंचूंगा मैं तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप लोगों से भी मैं चाहूंगा कि डीलिमिटेशन कमीशन पे अपने लेवल पे जितना हो सके उतना स्टडी करो। ठीक है, ताकि जब मैं डीलिमिटेशन कमीशन पे मैं पहुंचूं आप काफी कुछ जानते हो डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर। ठीक है, जैसे डीलिमिटेशन कमीशन किस एक्ट के अंदर आता है, डीलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होता है, क्या डीलिमिटेशन कमीशन के काम को चैलेंज किया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें आप लोग इसको अपने लेवल पे जरूर स्टडी करो। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब जहां से मैं शुरू करूंगा जी, यहां से मैं शुरू करूंगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन से। I will start my polity from making of Indian Constitution. Making of Indian Constitution. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा दिया गया था भाई? कि इंडिया का भी अपना क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय, लिख लेना बच्चे। कब दिया गया? 1934। जे एक नंबर में पूछ लेते हैं, हु गेव द आइडिया दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए। होता क्या था कि देश की आजादी से पहले कोई इंडिया का लिखल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कि इंडिया का जो डिफरेंट बॉडीज है, जैसे गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो वाइसराय जो है, ठीक है, जो स्टेट जो प्रोविंस का जितने भी ऑफिसर्स हैं जी, उनका एक क्या दायरा है जी, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उसका लिखित रूप आज तक कोई नहीं था। वो सारा का सारा जो एक इंडिया का भी अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबसे पहले उसका आइडिया दिया था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन थे? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जे एक इंडिया के पॉलिटिकल फिगर थे। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जे क्या करते थे, बिलोंग करते थे, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस आइडिया वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। और 1935 में, ध्यान देना बच्चे, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड, ठीक है, ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ग्रुप ऑफ पीपल। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होगा जी? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आप लोग लिख लेना,
1935 में 1935 में पहली बार ऑफिशियली डिमांड की किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, डिसाइड करे। देखो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया था, क्या किया था? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1935 में उन्होंने क्या डिमांड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि इंडिया का भी अपना एक क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गया? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए कि आप हिंदुस्तान का संविधान को क्या करो, फ्रेम करो। तो 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड Constituent Assembly to frame the Constitution of India, to frame the Constitution of India। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं भाई, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, ठीक है जी। और 1938 में मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं जी, कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे। और 1938 में आप लोग मुझे बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था? बताओ, शाबाश बताओ, 1938 में कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था? बताओ भाई, बताओ। हरिपुरा। तो 1939 में कहां पे हुआ था? इस सेशन की एक इंपॉर्टेंस और बताता हूं कि 1938 का जो सेशन हुआ था इंडिया, उस सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को एज ए प्रेसिडेंट, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे प्रेसिडेंट। बताओ शाबाश, पहला सेशन कौन सा था? हरिपुरा। तो सेकंड सेशन कौन सा था जी? त्रिपुरा सर। सेकंड है त्रिपुरा, त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी, इसमें मैं रिजाइन देते थे शायद, पता नहीं। हाँ, त्रिपुरी सेशन में। तो मैं आपको बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं 1938 की बात कर रहा हूं, 1938 में सेशन की बात नहीं कर रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया, क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। ठीक है, जब हमारा देश आजाद होगा उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले लिख देना चाहिए, मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मैं लाइनें लिखवा रहा हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द इसमें छुपा हुआ है, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली should be elected, constituent assembly should be elected by people of India, by people of India, नीचे लिख रहा हूं, through universal adult franchise, through universal adult franchise। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है, जैसे आज के समय में हर वो आदमी, चाहे जिस मर्जी धर्म से हो, जो मर्जी लैंग्वेज बोलो, अगर उसके 18 साल उम्र हो जाती है तो उसको वोट डालने का अधिकार है जी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो उसका यही मानना था नेहरू जी का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हो गया? एक एज का एक क्राइटेरिया सेट कर दो जहां पे हर भारतीय जो है वो क्या कर सके, वोट डाल सके। इससे पहले क्या था? सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही, सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग राइट था जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्राइटेरिया अडॉप्ट करें और इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम करे क्या वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 1938 की बात कर रहा हूं, 1938 की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो देखो जी 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया और आपको पता है 1939 में, सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया जी 1939 में। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जो सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी हालत अच्छी खासी खराब होगी क्योंकि जापान जो था अच्छी खासी क्या कर रहा था, तबाही कर रहा था। तो 1940 में सबसे पहला ऑफर जो लेके आए थे वो कौन सा ऑफर लेके आए थे, अगस्त ऑफर लेके आए थे। अब आप लोग मुझे बताओ अगस्त ऑफर का क्या पॉइंट था जी, बताओ। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि 1940 में जब हमारा देश, जब हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था उस वक्त वाइसराय कौन था जी, शाबाश। हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया एट दिस टाइम 1940 में, बताओ शाबाश, बताओ शाबाश। Sir, Lord लिंगवित लॉर्ड यस यस लॉर्ड लिनलिथ को, बहुत ही बढ़िया है, शाबाश। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगस्त ऑफर के क्या पॉइंट था भाई, अगस्त ऑफर का क्या पॉइंट, पहला पॉइंट बताओ जी, शाबाश शाबाश, पहला पॉइंट बताओ, सर वो क्या पहला पॉइंट बोलो रविकांत जी बोलो। एग्जीक्यूटिव अगस्त काउंसिल ऑफर का इंडिया क्या के पॉइंट मोर था? में ये वो तो छोड़ो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बोला था शाबाश, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या होगा शाबाश, इंडियन क्या होगा शाबाश। सर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Constitution- असेंबली फ्रेम करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फर्स्ट टाइम इंडियन राइट रिकॉग्नाइज किया गया था। देखो जी पहली बार अगस्त ऑफर में इंडियंस को बोला गया कि भाई आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो और जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आपको बोलेंगे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जी, आप कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो। तो पहली बार इंडियंस के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई आप लोग भी अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बना सकते हो। रविकांत जी मुझे एक बात बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है जी, बताओ इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। इसका पॉजिटिव पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आप लोग मुझे बताना क्या वो सही है या गलत है। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होता है कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जैसे सिंपल बात करें 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, अंडर रेयर केसेस इमरजेंट सिचुएशन में 5 साल का टेन्योर 5.5 साल 6 साल जब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 5 सालों के लिए बनती है, ओनली फॉर द 5 ईयर्स, ओनली फॉर द 5 ईयर्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। इससे क्या होता है बताओ, इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, कोई भी सरकार आए वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो हम इंडियंस भी चाहते थे कि भाई हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखें और जो भी चाहे अंग्रेजों को ऑफिसर आ जाए, कोई भी ऑफिसर आ जाए अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज ऑफिसर को पता हो कि मेरी पावर्स क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैंने किस दायरे में क्या करना है जी, काम करना, उसको अपना दायरा पता होना चाहिए था। तो अगस्त ऑफर 1940 में क्या बोला गया कि इंडियंस हैव द राइट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट विद ए प्रॉमिस दैट इफ दे सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन सेकंड वर्ल्ड वॉर then only they will think of the second world, then they will think about constituent assembly, then they will think about constituent assembly, right। अब मैं आपसे एक बात और करूंगा, अगस्त ऑफर आ गया और 1940 में एक और ऑफर आया जिसको क्या बोलते हैं जी, क्रिप्स मिशन लेके आया, ये भी मैंने आपको बताया था जी। तो क्रिप्स मिशन में क्या बोला था बताओ,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था, बताओ जी, बताओ। दैट इसने भी ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया इज फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद कॉमनवेल्थ। बताया था या नहीं बताया था? हाँ जी रविकांत जी, आ रही है आवाज ना? यस यस सर, यस सर। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए अब लोग कौन सा कमीशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद हमारे पास कौन आया, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था बच्चे जी? 1946 में। और आपको पता होना चाहिए 3 मेंबर कमीशन था ये। थ्री मेंबर कमीशन था। कौन कौन थे? एक तो थे आगे हमारे कौन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। और कौन थे वे? और कौन थे वे? सर पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, AB अलेक्जेंडर एंड थे पैट्रिक लॉरेंस। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, इन तीनों का हेड कौन था भाई, याद करो। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे भाई? ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। तो वो था भाई इस कमीशन, 3 मेंबर कमीशन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और आपको पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों कौन थे? मेंबर पार्लियामेंट थे ब्रिटेन के। 3 मेंबर कमीशन केम टू इंडिया, ठीक है। और 3 मेंबर कमीशन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप लोग क्या करो शाबाश, टू डिसाइड अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया, टू डिसाइड अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया। और आपको पता होगा, याद करो, दे आउटराइटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने क्या बोला शाबाश, उन्होंने बोला था कि आप इंडियंस, यू इंडियंस कैन फ्रेम योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर बात की। देखो बच्चे, अब मैं एक बात और बोलूंगा, जहां अब जो कैबिनेट मिशन प्लान को लेके जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो सिर्फ हम उनका वही काम पढ़ेंगे जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फ्रेम ऑफ इंडिया। हमने सिर्फ वही पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, उसी पॉइंट को पढ़ना है हमने। इनके 1-2 काम और थे, क्या बोला? इनका काम तो ये था कि ग्रुप ए, ग्रुपिंग करना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये पढ़ाया था मैंने आपको। ग्रुप ए में कौन सी कंट्री पड़ेगी, ग्रुप बी में कौन सी कंट्री, ग्रुप सी में कौन सी कंट्री, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, राइट। तो वो चीजें जो है ना, उसको मैं साइड पे रख रहा हूं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इन कैबिनेट मिशन प्लान का क्या रोल रहा जी, ठीक है, ओके। अब बताओ, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या थी, बताओ शाबाश। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बता सकते हो आप लोग कितने? उन्होंने 389 मेंबर्स का, ठीक है। और जिसमें से 293 मेंबर्स कहां से आएंगे? 296 कहां से आएंगे भाई? 296 मेंबर विल बी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से। 296 मेंबर विल बी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। पीछे कितने बचे शाबाश? 9 से 6 3 18 93 मेंबर्स। ये कहां से थे भाई? प्रिंसली स्टेट से। 93 मेंबर्स कहां से थे? प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे। और 296 में से जो 292 मेंबर कहां से थे? फ्रॉम 11 प्रोविंसेस, जो 11 प्रोविंसेस थे,
और 4 मेंबर्स कहां से थे? जैसे आज के समय में जैसे यूनियन टेरिटरी था ना, उस समय था चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर ठीक है, फ्रॉम 4 प्रोविंसेस, ठीक है, ईच। तो जो होगा 296 मेंबर और 93 मेंबर्स। अच्छा एक बात हो, अब ये जो 292 मेंबर्स है 11 प्रोविंसेस के, ये इलेक्शन के थ्रू आएंगे, बात समझ आई? और 93 मेंबर जो थे दे विल बी नॉमिनेटेड, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय कंसर्न प्रिंसली स्टेट, कंसर्न प्रिंसली स्टेट। इसको अपनी कॉपी पे लिख लो, इसको लिख लो। और कुछ बातें और अगर बात करूं, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके बात की थी, ये जो 292 सीट्स है ना, इसमें से भी यहां पे कंसेप्ट था किसका? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख, और तीसरा क्या आ गया? जर्नल। जर्नल में जहां पे हर एक कास्ट क्या कर सकती है? पार्टिसिपेट करती है। तो ये बातें थे भी, सीट्स वर रिजर्व फॉर द मुस्लिम, सीट्स वर रिजर्व फॉर द सिख, बाकी जर्नल में सारे आ गए जी। सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू मेंबर्स आए किसमें? 292 मेंबर्स आए, ठीक है। और ये जो सीट हमने रखी, ठीक है, जैसे जैसे उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोगों ने बनाई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पे भी ये जो सीटों का बंटवारा होगा, ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कुछ बातें लिख लेना आप लोग। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, कुछ मेंबर जो है वो क्या है? नॉमिनेटेड है, पार्शली नॉमिनेटेड, पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली जो थे इलेक्टेड। पार्शली क्या थे? इलेक्टेड मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर जो थे, देवर नॉमिनेटेड मेंबर एंड सम मेंबर्स वर देवर इलेक्टेड मेंबर्स। सम मेंबर्स वर नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड सम मेंबर्स वर इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये बातें आप लोगों ने रखनी है। ये सारा का सारा ये पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको रिवीजन बड़ा जरूरी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी आगे। अब मैं इसको कर रहा हूं जी, साफ कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं साफ कर रहा हूं। इलेक्शन कब हुए थे? इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में। तो कांग्रेस कितने सीटें जीत के आए थे वे? कांग्रेस ने सीटें जीती कितनी? 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने सीटें जीती कितनी? 73। पीछे कितनी बची? 8 3 11 लगे, 1 का सल 281। पीछे बची कितनी सीटें? 15 सीटें बची, है ना। 296 टोटल है। 296 क्या है? टोटल सीटें हैं, 15 सीटें होगी। और 15 सीटें जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप थे, रेस्ट ऑफ द सीट, पीछे बचे 15 सीटें स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनके हिस्से में कितनी सीटें आई? 15 सीटें आई। जे मैं बात कर रहा हूं बच्चे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन हुए। तो आपको पता होना चाहिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, उसमें स्टेट के भी इलेक्शन हुए थे और सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन हुए थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था जी। और जब 1937 के इलेक्शन हुए थे, ये सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन हुए थे। These elections were held only at the provincial level, जबकि कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से जो इलेक्शन हुए थे, दे इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द सेंट्रल लेवल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल। दोनों लेवल पे इलेक्शन हुए थे 1946 में। जुलाई अगस्त में सीटें हुई। तो सेंट्रल लेवल पे देखो आप लोग, देखो जी 281 सीटें जो थी वो कौन जीत के आई? शाबाश। सेंट्रल लेवल पे वो सीटें जीत के आई
इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 73 सीटें जो थी वो जीत गया एक कौन, मुस्लिम लीग। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब जो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब ज्यादातर मेंबर किसके होंगे, कांग्रेस के मेंबर होंगे। मतलब अब जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें किसका करेक्टर देखने को मिलेगा, कांग्रेस का करेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। बिकॉज ये एक क्रिटिसिज्म है इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिटिसिज्म क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो बनाया गया कांग्रेस डोमिनेटेड पीपल्स। ठीक है, तो भाई एक पॉलिटिकल ग्रुप है तो एक पॉलिटिकल ग्रुप की जो आइडियोलॉजी होगी वही रिफ्लेक्ट होगी किस में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वही आइडियोलॉजी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ आई। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास जो बन के आई, इसमें हर धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे, और मिनोरिटीज भी थे, वुमेन्स, सॉरी मिनोरिटीज मतलब वीमेन्स। तो मिक्सचर था जी, ऐसा नहीं था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस वक्त की थी, क्योंकि कांग्रेस ने हर वीमेन्स को भी मौका दिया, शेड्यूल कास्ट को भी मौका दिया, शेड्यूल ट्राइब को भी मौका दिया, ठीक है, हर धर्म के लोगों को मौका दिया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और वो जीत के भी आए। तो जो उस वक्त की जो कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हर धर्म जाति के लोग थे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हर धर्म जाति के लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, चाहे शेड्यूल कास्ट था चाहे शेड्यूल ट्राइब जो था वो बिलोंग करता था किससे, कांग्रेस से क्या करता था, बिलोंग करता था। तो कांग्रेस से बिलोंग करता था, लेकिन हर धर्म के लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें क्या थे, पार्टिसिपेंट थे, उसमें क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। ठीक है जी। और एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना मोहम्मद अली जिन्ना ने इलेक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना ना तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, और ना ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइदर मोहम्मद अली जिन्ना नार महात्मा गांधी दे वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी शाबाश, 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। अब आपसे पूछ रहा हूं, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था भाई शाबाश? इन्होंने अपनी मर्जी से चुना, फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको चुना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, उम्र के हिसाब से एज ए रिस्पेक्ट के तौर पे। ठीक है, और फिर क्या बता रहा हूं, अच्छा एक बात और जब फर्स्ट मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जी, 211 लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और एक बात और, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बाइकाट किया था। मुस्लिम लीग ने शुरू में क्या किया था, इसका बाइकाट किया था। मुस्लिम लीग बाइकाटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, क्यों बोला, क्योंकि वो मांग रहे थे एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान मांग रहे थे। दे वर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। फिर आपको पता होना चाहिए शुरू में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, वो एग्री हो गए थे टू बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन फिर उनको लगा कि भाई पाकिस्तान तो कभी मुझे मिलेगा नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से, तो बाद में वो इन्होंने इसका बाइकाट किया था। इन्होंने इससे क्या किया था, बाइकाट किया था। मुस्लिम लीग बाइकाटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर आपको पता होना चाहिए ठीक 11 दिसंबर को, एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
फिर आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और एच.सी. मुखर्जी क्या बन गए, वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है हमारे पास सर वी.एन. राव, याद रखना। एक है हमारे पास एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे, ही गेव द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर वी.एन. राव को क्या बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया, एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. राव, सर बी.एन. राव को क्या बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक बात, पहली मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 211 लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। 2 बातें, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 2 बातें। फिर एक बात और आ गई, सर बी.एन. राव। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो जहां पे पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, तो यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। सर बी.एन. राव जो थे, हु वाज ही वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखना, एम.एन. रॉय इज अ डिफरेंट पर्सन, एम.एन. रॉय एंड दिस मैन इज सर बी.एन. राव, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 211 मेंबर्स, 211 लोग। अब एक बात और कहूंगा, शुरू में एक तो मुस्लिम लीग ने तो बाइकाट किया ही किया, प्रिंसली स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन था दैट वाज वेरी पुअर। मोर ओवर वी कैन से प्रिंसली स्टेट refused to participate. Princely state refused to participate in constitution making process. Refused to participate in constitution making process of Indian National Congress. Constitution making process of India. Constitution making process of India. सुनना बच्चे ध्यान से। रीजन बीइंग, प्रिंसली स्टेट को लगता था कि भाई अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुननी पड़ेगी। प्रिंसली स्टेट में वो अपने स्टेट में खुद एक राजा थे, अपने किंगडम में खुद एक राजा थे, तो उन्हीं के शब्द ही कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़े। इससे क्या होगा, उनकी सॉवरेंटी, उनकी जो सुप्रीमेसी है अपने किंगडम में, वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। दैट इज वाई इन अर्लियर केस दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान का एक पॉइंट था। कैबिनेट मिशन प्लान का पॉइंट क्या था कि अगर प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दैट इज देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन। अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो वो अपने किंगडम को अपने हिसाब से चल सकते हैं, तो दैट शुड बी देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रोविजन था, तो इस प्रोविजन का प्रिंसली स्टेट ने अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। तो शुरू में इन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था उसमें हिस्सा लेने से क्या किया था, मना किया था जी। ठीक है जी, फिर क्या हुआ जी, दिसंबर खत्म हुआ हमारा। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेट आपको याद रखनी चाहिए जी, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं, 13 दिसंबर, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। 13 दिसंबर या यू कैन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या होंगे, आर यू कैन से फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 13 दिसंबर को उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होंगे, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पास करवाने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए मेजॉरिटी लोगों ने, जो ऑब्जेक्टिव मतलब इस डायरेक्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जब आप कोई एग्जाम की क्या करते हो, प्रेपरेशन करते हो, आप पॉलिटी पढ़ना शुरू किए, ठीक है, तो आपने पॉलिटी को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेस लिए, आपने मेरे से पढ़ा, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, या किसी और सोर्सेस के द्वारा आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो। फिर आप सिलेबस को चेक करते हो कि क्या क्या कंटेंट जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने इस एग्जाम में एक्सेल कर सकूं, ठीक है। तो जो आप प्लानिंग करते हो जी पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए, दैट इज योर रेजोल्यूशन कि भाई मैं पॉलिटी को इस ढंग से पढ़ूंगा, रोज के 2 घंटे या 3 घंटे पॉलिटी को दूंगा, इन सोर्सेस से पढ़ूंगा, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सिमिलरली यहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास करवाया गया इस असेंबली से। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि किस डायरेक्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी होगी, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग चाहते हैं, ठीक है, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। जो क्वेश्चन बनता है जी, हु पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 3 क्वेश्चन, एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दूसरा किसके द्वारा पास करवाया गया, और डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब इट रिफ्लेक्टेड द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं साफ, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। ठीक चल रही है क्लास? यस सर। तो अंजलि, रविकांत, आज यस सर। मैं यहीं तक खत्म करूंगा, आज क्लास में यहीं तक खत्म करूंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके बाद मैं कल शुरू करूंगा। तो फिर क्या है भाई, सुबह क्लास फिर क्या रहा, जो बच्चे अभी ऑफलाइन सुनेंगे 6:30 से 7:30 मेरी क्लास होगी। सुबह क्लास होगी पॉलिटी की और शाम को क्लास होगी इंडियन कल्चर, ठीक है। तो सुबह 6:30 बजे जरूर आना जी आपको। तो फिर कह रहा हूँ, यस जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ग्रुप में, सिर्फ 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो भाई आप लोग रिस्पॉन्ड करो तो मेरा इंकरेजमेंट बढ़े, मेरा मोटिवेशन बढ़े, ठीक है, ताकि मैं रोज सुबह और शाम क्लास लेके आऊँ, पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँ। तो फिर कह रहा हूँ कि जो लोग अभी इस लेक्चर को ऑफलाइन सुनेंगे, भाई आप लोग अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो भाई आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। बाद में मत कहना कि आपने ग्रुप से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास खत्म करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।